नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज तो ये जो सीरीज चल रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई तथा यूपीएससी से होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे बीडीओ, जूनियर असिस्टेंट और लेखपाल इत्यादि। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला। उसमें आज आधुनिक भारत का 5वां टॉपिक है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न अब तक एग्जामों में पूछे गए हैं उन्हीं की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत की से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि होम चार्जेस की संगठक थी? विकल्प पहला है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली विधि। निधि, भारत के बाहर युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा कि तीसरा? सही उत्तर बताना है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा। पहला दूसरा किस में सही है, बी में सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न देखेंगे, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस का मतलब क्या था? तो ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। जो आयात मतलब आने वाली चीज़ों पे अलग से रियायत दी जाती थी, उसके लिए इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो इसका दूसरे का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। दूसरे का क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी या धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों में कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, डी। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बेलेजली ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डफरिन ने। तो इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। 1793 ईस्वी में ये शुरुआत हुई थी इसकी, इस्तमरारी बंदोबस्त की। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी। इसे इतने भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त, तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। कब किया था? 1793 में। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कौन सा भू राजस्व, कौन सी व्यवस्था है? स्थायी बंदोबस्त। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। तो पूछ लेता है क्षेत्र के इनमें से कौन से क्षेत्र में लागू नहीं थी? तो याद रखना है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का वाराणसी वाला क्षेत्र था, इसमें लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। कितना? 19%। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था। ये लोग कितना भाग देते थे? 10/11 भाग कंपनी को देते थे और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार कौन थे? छोटे पूंजीपति, जिन्हें क्या कहते थे? भद्र नवाब। ये प्रश्न कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो किसके में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के में। 5 का क्या हो जाएगा, बी। स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त किससे किया जाता था? जमींदारों से। किससे किया जाता था? जमींदारों से। 6 का क्या हो जाएगा, ए। 6 का क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 7 है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया जाता था? जमींदारों के साथ। किसके साथ? जमींदारों के साथ। 7 का क्या हो जाएगा? ए। 7 का क्या हो जाएगा? ए।
स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया जाता था? जमींदारों के साथ। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, कब किया गया था? 1787 में, 89 में, 90 में, 93 में। तो कब किया गया था? 1793 में। कब किया गया था? 1793 में। अगला प्रश्न है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारकों के रूप में जोड़कर देखा जाता है? रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, और डी है उपर्युक्त ABC तथा कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? 10 का डी। ऊपर वाले इनमें से ABC में से कोई भी सही नहीं है। 10 का क्या हो जाएगा? डी। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था, तो इसका कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। चिरस्थायी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया क्योंकि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो क्या हो जाएगा? 11 का बी। 11 का क्या हो जाएगा? बी। 12 है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों का जमीन पर अधिकार। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। 12 का क्या हो जाएगा? सी। 12 का क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, कौन सी सन में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो कौन सा अधिनियम था? 1885। क्या है? 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था? तो इसमें 3 याद रखने सिर्फ। एक है स्थायी बंदोबस्त, एक है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा है महालवाड़ी। तो स्थायी बंदोबस्त बता दिया 1793 ईस्वी में, और किसने शुरू किया था? कॉर्नवालिस ने। अब पूछ रहा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित हैं? तो अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। तो 14 का क्या हो जाएगा? सी। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। इसकी व्याख्या देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले कौन सी प्रेसिडेंसी में लागू हुई थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। और किसने की थी? अलेक्जेंडर रीड ने। और कब की थी? 1792 में। टॉमस मुनरो ने 1809 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। टॉमस मुनरो ने भी लागू किया था। कब? 1809 में। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर इसे मद्रास में लागू किया। ये प्रश्न पहले पूछा था हम लोगों ने जब गवर्नर जनरल वायसराय पढ़े थे कि ये टॉमस मुनरो कब बना था मद्रास का गवर्नर? तो ये 1820 से 1827 बना था। कब बना था? 1820 से 1827 के बीच में। तो जब ये 1820 में मद्रास का गवर्नर बना तो इसने इसे मद्रास में भी लागू कर दिया। मुनरो के शिष्य एल्फिस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया था। तो अब ये मद्रास में लागू पहले ही हो गई थी, अब कहाँ पे हो गई? बॉम्बे में भी लागू हो गई। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग में यह व्यवस्था लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त कितने में था? 19% में। और रैयतवाड़ी कितने में है? 51% में। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1836 ईस्वी के बाद विनगेट और गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। अगर पूछ ले कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसके द्वारा सुधार किया गया था तो 2 नाम याद रखने, विनगेट और गोल्ड स्मिथ।
अगर रैयतवाड़ी से संबंधित पूछेगा तो भी दो नाम याद रखने हैं, एक थॉमस मुनरो और दूसरा अलेक्जेंडर रीड। तो सबसे पहले कौन सी प्रेसिडेंसी में लागू हुई थी? मद्रास में। कहाँ पे लागू हुई थी? मद्रास में। अगला प्रश्न है, भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। पूछ रहा है कि स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया गया था और रैयतवाड़ी कहाँ पर? रैयतवाड़ी मैंने अभी बताई थी मद्रास में, और स्थायी बंदोबस्त कहाँ पे किया गया था? बंगाल में। और स्थायी बंदोबस्त कब किया गया था? 1793 में। स्थायी बंदोबस्त से संबंधित कौन है? कॉर्नवालिस। कौन है? कॉर्नवालिस। तो 15 का क्या हो जाएगा? ए। 15 का उत्तर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। जो थॉमस मुनरो हैं वो कौन से भू राजस्व से संबंधित हैं? स्थायी बंदोबस्त से, महलवाड़ी से, रैयतवाड़ी से। तो वो किससे संबंधित? थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड रैयतवाड़ी से। किससे संबंधित है? रैयतवाड़ी से। सर थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। मतलब जो रैयतवाड़ी थी वो कहाँ कहाँ प्रचलित थी? तो ये दो जगह प्रचलित है इसमें, जैसे पश्चिमी भारत में भी है, दक्षिण भारत में भी है। तो इसका उत्तर होना चाहिए सी और डी। क्या होना चाहिए? सी और डी। तो सी भी होगा, डी भी हो गया। प्रश्न 17 का क्या हो जाएगा? सी और डी। विवादित प्रश्न था, रेवेन्यू इंस्पेक्टर में आया था 2014 में। अगला प्रश्न है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? तो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? मुनरो। कौन रहा है? मुनरो। अब देखो, रा से रैयत, ऐसे याद कर लो इसे। मुनरो, रा से रैयत, रैयतवाड़ी मुनरो से संबंधित है, और कैप्टन रीड से भी है। किससे? कैप्टन रीड से। रैयतवाड़ी सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहाँ हुई थी लागू? मद्रास प्रेसिडेंसी में। अगला प्रश्न देखिए, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी रैयतवाड़ी प्रथा? तो थॉमस मुनरो ने। किसने? मुनरो ने। रैयतवाड़ी प्रथा थॉमस मुनरो ने प्रारंभ की थी। अंग्रेज ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो सबसे पहले मद्रास में किया था, फिर बम्बई में किया था। तो बी का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। देखो, विकल्प में इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि विकल्प पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा भी टाइम खराब होगा, इसलिए जल्दी जल्दी प्रश्न करते चल रहे हैं। ठीक है। तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। स्थायी बंदोबस्त याद हो गया। स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी, जागीरदारी, विश्वेदारी, मालगुजारी, ये इसके अन्य नाम हैं। 1793 में शुरू हुआ। किसके समय? कॉर्नवालिस के समय। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? तो बंगाल में। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? बंगाल में। और रैयतवाड़ी सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में। और रैयतवाड़ी से संबंधित कौन है? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। कहाँ आरंभ की थी? बंगाल में, आगरा में, बम्बई में या मद्रास में? तो मद्रास में। कहाँ आरंभ की थी? मद्रास में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं। इन कथनों को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो इसके तीनों विकल्प सही हैं। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था रैयत में, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, और कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण होता था। सर्वेक्षण के बाद में उसका मूल्य का निर्धारण होता था। ठीक है। तो तीनों सही है। तीनों किस में सही है? सी में। तो 22 का क्या हो जाएगा? सी। 22 का उत्तर क्या होगा? सी। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वह कौन सी प्रथा है जिसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए, मतलब वो डायरेक्ट सरकार को ही दे रहा है। तो कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी। 23 का क्या हो जाएगा? बी। उत्तर क्या है? रैयतवाड़ी। अगला प्रश्न है 24। नीचे तो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो बताना है कथन ए क्या कह रहा है? ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए।
तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें दोनों ही सही हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, क्योंकि कहीं पे स्थायी बंदोबस्त था, कहीं रैयतवाड़ी थी, कहीं महलवाड़ी थी, और जब तीनों अलग अलग होंगे तो अलग अलग वर्ग भी बनेंगे। तो इसमें ये हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या कर रहा है। तो इसका उत्तर देख लेंगे अब। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? कब पारित किया गया था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में। कब? 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है 26। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में। कब हुई थी? 1839 में। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है। कौन सी? द असम। और कब कंपनी की स्थापना हुई थी? 1839 में। याद रखनी है 1839। आरओ में पूछा गया 2016 में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो आरओ 21 में आया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 40%। कितना? 40%। किस पे खर्च होता था? कि सैन्य बल पे। किस पे? दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? देश के संसाधन का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। मतलब भारत से दोहन हो रहा था धन का और कच्चे उत्पादों का, और वहाँ से कोई पैसा वैसा मिल नहीं रहा था। तो जो चीज़ें हमारे यहाँ पे हो रही थी, जिनका उत्पादन हो रहा था, उन्हें ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, और जिसका भारत को वास्तविक वो नहीं मिल रहा था, पैसा नहीं मिल पा रहा था। तो 29 का क्या हो जाएगा? बी। 29 का क्या हो जाएगा? बी। धन के बहिर्गमन या अपवाह, ड्रेन थ्योरी बोलते हैं, कि राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अपवाह सिद्धांत के तहत इसी अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द बॉन्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दोनों पुस्तकें कई बार पेपर में पूछी गई हैं। दो और हैं, इन्हें याद कर लो, द बॉन्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। निकास का सिद्धांत, अपवाह का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी, ये सब किसके हैं? दादा भाई नौरोजी के। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पहला है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 32 का क्या हो जाएगा? ए। 32 का क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे? मतलब किसने आलोचना की है? तो इसमें दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त का पूरा नाम है रमेश चंद्र दत्त। तो इसमें ये तीनों लोग हैं जिन्होंने उपनिवेशवाद के आलोचक थे, जो आर्थिक आलोचक थे। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 किसमें है? डी में। इसका उत्तर हो जाएगा डी।
33 का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे, सर सैयद अहमद खां। तो कौन हो जाएंगे इसके? डी, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां उत्सारण सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो कब हुई थी? 1901 में। ओके नहीं है ये? तो दादा भाई नौरोजी की। किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1901 में प्रकाशित हुई। कब? 1901 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले कौन थे पहले? दादा भाई नौरोजी। तो इन्होंने किस दल से चुनाव लड़ा था? कौन से दल से? उदारवादी दल से। कौन से दल से? उदारवादी दल से। उदारवादी दल से चुनाव लड़ा था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी। कौन कौन आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। तीनों नाम याद रखने। तीनों नाम याद रखने। अनौद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो अनौद्योगिकरण के संदर्भ में ये दोनों ही कथन सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, तो पहला दूसरा किस में सही दिखा रहा है? सी में। तो इसका 39 का क्या हो जाएगा? सी। 39 का क्या हो जाएगा? सी। 39 का हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो इसका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? केवल पहला। उसके आर्थिक चीज़ों के बारे में बताया था कि भारत जो ब्रिटिश है वो भारत से क्या कर रहा है? आर्थिक दोहन कर रहा है। ब्रिटिश अंग्रेज क्या कर रहे हैं? भारत का आर्थिक दोहन कर रहे हैं। 41। किसने यह विचार किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने किया था? किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, कार्ल मार्क्स। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन। तो इसका क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ए आंसर सही है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट और मिरासीदार राज्य का नामत राजस्वदाता। तो इसका क्या हो जाएगा? देखो दूसरा तो सही है और तीसरा भी सही है, पहला गलत है। अब इसके उत्तर देख लेते हैं। 43 का क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा बी। क्या हो जाएगा? बी। अब थोड़ा इसकी व्याख्या देख लें। व्याख्या देख लेते हैं। औरंग फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है गोदाम। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था। ध्यातव्य है कि औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं के लिए भी किया जाता है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या था? भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। 44 का क्या हो जाएगा? सी। 44 का क्या हो जाएगा? सी। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। लास्ट प्रश्न है 45। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है? कौन सा करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ,
देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई तो क्या प्रभाव पड़ा? तो जो भारतीय दस्तकारी उद्योग थे वो नष्ट हो गए थे। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। तो इसका 45 का क्या हो जाएगा? ए। 45 का क्या हो जाएगा? ए। और ये 5वां जो टॉपिक है आधुनिक काल का, आधुनिक भारत इतिहास का, वो यहीं ख़त्म होता है। 6वां टॉपिक है 1857 की क्रांति, जिसे हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप लोग जो ये वीडियो मैंने बनाई है, लगातार जो सीरीज चल रही है, इसे देखते रहो। जो चीज़ें नहीं आती हैं उन्हें लिखो और याद करो। लिख कर याद करना, लिखने से बहुत जल्दी याद होता है। तो लिखो और उसे याद करो, लिखो और याद करो, ठीक। तो अपना ये 5 वीडियो कंप्लीट हो गया है, 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए आधुनिक भारत के। अब हम शुरू करेंगे कल 1857 की क्रांति। थैंक्स फॉर वॉचिंग।